हेलो गाइस, दिस इज प्रतिभा, सीए प्रतिभा वरिया। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है एमएसएमई का जो अपडेट आया है। विद इन 45 डेज या 15 डेज आपको पेमेंट करना है, वरना आपका ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि क्या बोलता है ये सेक्शन 43B का क्लॉज एच। सेक्शन 43B का एच क्लॉज ये कहता है कि आपका परचेज टैक्सेबल हो सकता है। क्लॉज एच बजट 2023 में अनाउंस हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ही एप्लीकेबल हो गया। और इसका मतलब कि आपको अभी जब बुक क्लोज करना है 31 मार्च 2024 को, तो इसे कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑडिटर अब इस क्लॉज को चेक करेंगे कि आपने इसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं कंप्लाई किया होगा तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिसअलाउ कर देंगे आपके ऑडिटर इसको, और आपकी इनकम इंक्रीज होगी इसकी वजह से, ताकि आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, आप जब बुक क्लोज करेंगे तो इसे जरूर ध्यान में लीजिए। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, अगर आप 31 मार्च 2024 का आपकी बुक क्लोज करते हो, तो आपको देखना है कि आपके क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2024 है, उसमें से कितने लोगों को पेमेंट पेंडिंग है। आपका एक क्रेडिटर है जिसका नाम है स्टेम इंजीनियरिंग वर्क्स, और उसका बैलेंस 31 मार्च 2024 को 1,20,000 है। मतलब इतना पेमेंट करना बाकी है एज ऑन 31 मार्च 2024। तो और वो स्टेम इंजीनियरिंग वर्क्स माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है एज पर द एमएसएमई एक्ट। यस, तभी ये क्रेडिटर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ये प्रॉब्लम कैसे बन सकता है, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं वो समझने से पहले सेक्शन 43B क्या है वो देखते हैं। सेक्शन 43B में कुछ लिस्ट दिए हुए हैं एक्सपेंसेस की। ये एक्सपेंसेस आप अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनकर्ड करते हैं तो उसका अलाउंस आप तभी ले सकते हैं जब आप उसका पेमेंट करते हैं, और उसके लिए ड्यू डेट दी गई है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब उसका एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है। उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का जो इस लिस्ट में दिया है 43B में, उनका पेमेंट ITR फाइल करने की ड्यू डेट से पहले होना चाहिए, तभी आप उसका डिडक्शन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं। लेकिन जो क्लॉज एच आया है वो क्या बोलता है, ये कुछ नई चीज बोलता है कि आपको पेमेंट तो करना ही करना है, लेकिन उसकी ड्यू डेट एज पर क्लॉज एच इज 31 मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। वैसे ही अगले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए आपको पेमेंट 31 मार्च 2025 से पहले करना होगा। मतलब कि ईयर एंड होने से पहले आपको उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट करना है, तभी आप इसका एक्सपेंस ले सकते हैं। और ऐसा एक्सपेंस कौन सा है, आपके ऐसे क्रेडिटर्स जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। तो बजट में ये अनाउंस हो गया था। अब ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इसके लिए एक टाइम लिमिट भी दी है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपके इन क्रेडिटर्स को जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है उनको पेमेंट कर दीजिए। और वो पेमेंट पीरियड दिया है 15 या 45 डेज। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट कि आपका एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, 15 डेज में पेमेंट कीजिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट बना है तो एज पर एग्रीमेंट जितना टाइम लिखा है उतने टाइम में पेमेंट करना है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 45 डेज हो सकते हैं। आपने एग्रीमेंट 60 डेज, 70 डेज, 80 डेज का बनाया, लेकिन एज पर एमएसएमई एक्ट आप उनको पेमेंट कर देंगे विद इन 45 डेज। उसके बाद पेमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आरबीआई ने जो रेट नोटिफाई किया है उसका 3 टाइम्स। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन या अलाउंस नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका खर्चा तो हो रहा है लेकिन आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि आप उसको टाइम पे करें। समराइज करने के लिए अब तो मोस्टली आपको सारा सेक्शन समझ में आ गया होगा। मैंने ये चीजें आपके लिए एग्जाम्पल के साथ ली है, आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये समरी ले लेते हैं पहले कि अगर आपका क्रेडिटर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है एज पर एमएसएमई एक्ट, आपको एक्सपेंस तभी अलाउ होंगे या तो आप उसको टाइम लिमिट में पे करते हैं 15 या 45 डेज में, या उसको बिफोर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं। दोनों में से एक होना चाहिए, तभी आपको उस पर्टिकुलर साल में उसका रिडक्शन या अलाउंस मिल जाएगा। अगर नहीं पे किया तो आप इंटरेस्ट पे करो। लेकिन अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं किया है तो फिर भी आप जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में उसका अलाउंस ले सकते हैं। तो जब पेमेंट करेंगे तब आप अलाउंस ले लो। नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया, नेक्स्ट ईयर में अलाउंस ले लो, राइट। तो अब करना क्या है आपको,
सबसे पहले तो आपको आपके क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालनी है एज ऑन टुडे, क्योंकि आज का ही देखना पड़ेगा। आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया है तो 31 मार्च 2024 से पहले आपको इसको कंप्लाई करना है। तो आपको आज से ही वो लिस्ट देखना है कि कितने क्रेडिटर ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी तक बाकी है, 15 या 45 डेज क्रॉस हो चुके हैं, जो MSME में रजिस्टर्ड है। कैसे पता चलेगा MSME में रजिस्टर्ड है? उनके इनवॉइस पे उनका उद्यम नंबर लिखा होगा, तो वहां से मिल जाएगा आपको। अगर वो MSME में रजिस्टर्ड है तो चेक कर लीजिए, 15 से 45 डेज से ज्यादा है तो उनको 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दीजिए, ताकि आप इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका अलाउंस ले सके। और आपका पेमेंट का 15 या 45 डेज क्रॉस हो चुका है तो उनको इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दीजिए। यस, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जितना आप लेट पेमेंट करेंगे उतना इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट मंथली होता है, मंथली रेस्ट पे करना होता है, और वो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और रेट तो मैंने बता दिया, RBI ने जो रेट बताया ना उससे 3 टाइम्स। ओके, चलिए मेरी पोस्ट देख लेते हैं, मेरा आर्टिकल चेक कर लेते हैं, मेरी साइट पे है, जिसका मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और GST की अपडेट लेके आती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने ये बातें समझाने की कोशिश की है आपको, और यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉ लैंग्वेज भी यूज किया है, आप आराम से समझ पाओगे। 43BH क्या चाहता है? ये क्लॉज चाहता है कि आप ये इंश्योर करना चाहता है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को टाइम पे पेमेंट हो जाए, ऑन टाइम उनको पेमेंट मिलना चाहिए। ये क्लॉज H में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं, मेरे आर्टिकल से रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा 43BH इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है आपके लिए। यस, आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, किसको एप्लीकेबल है? अगर आप ऐसे एंटरप्राइज से बाय करते हैं जो MSME में रजिस्टर्ड है एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, तो आपको एप्लीकेबल है। बायर को मतलब आपको एप्लीकेबल नहीं है। बायर रजिस्टर्ड हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, बायर का MSME में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आपको चेक करना है। अब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होता क्या है? हम लोग बात तो कर रहे हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से अगर कुछ परचेस किया तो 15 या 45 डेज में पेमेंट तो कर दीजिए, लेकिन ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है क्या? माइक्रो एंटरप्राइज मतलब उनका इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो माइक्रो हो जाता है। और स्मॉल एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। ओके, और मीडियम एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि नॉर्मली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम MSME का फुल फॉर्म ही ये है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मीडियम एंटरप्राइजेस भी इसमें कवर होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, MSME में तीनों एंटरप्राइजेस कवर नहीं किए हैं क्लॉज H ने, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही है ये, आपको उनको ही पेमेंट करना है। अगर आपका कोई सप्लायर मीडियम एंटरप्राइज है तो आपको डरने की बात नहीं है, उनका ये पेमेंट एप्लीकेबिलिटी नहीं है 15 और 45 डेज का, ठीक है। तो अगर मीडियम एंटरप्राइज है मतलब उनका इन्वेस्टमेंट होगा 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तो वो मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है। आपको पेमेंट विद इन 45 या 15 डेज करना है, हम लोग ने ऑलरेडी वो देख लिया है। अब अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो अब वो डिसअलाउ हो जाएगा, आपका टैक्स बढ़ेगा और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी RBI के नोटिफाइड रेट से 3 टाइम, और वो भी आपको डिसअलाउ होगा, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं। अगर डेट ऑफ परचेज आपका 1 अप्रैल 2023 है तो आपने कौन से ईयर में परचेज किया होगा? मतलब वो 23-24 में। क्या एग्रीमेंट बना था? जी नहीं। नंबर ऑफ डेज एज पर MSME 15 डेज। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमें 15 डेज में उसको पेमेंट करना है, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट बता रही 14 अप्रैल। 1 अप्रैल को परचेज किया, 14 अप्रैल को पेमेंट किया, मतलब 14 डेज में पेमेंट कर दिया विद इन 15 डेज एज पर MSME, इसलिए उसने टाइम लिमिट में पे किया है। सो डिडक्शन उसको सेम ईयर में मिल जाएगा 23-24 में, और उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नॉट पेएबल। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को परचेज किया था, मतलब इट इज परचेज ऑफ 23-24। एग्रीमेंट बना? नो। तो एज पर MSME 15 डेज में पेमेंट करना होगा। अब उसने पेमेंट किया है 30 अप्रैल 2023 को, मतलब उसने 30 डेज ले लिया, 15 डेज में पे नहीं किया है, 30 डेज में पे किया है। इट इज नॉट पेड विद इन टाइम लिमिट।
ओके, अब डिडक्शन उसको कौन से साल में मिलेगा? 23-24 में। ऑल्दो ही डिड नॉट पेड विद इन टाइम लिमिट एज पर द एमएसएमई एक्ट, लेकिन उसने 23-24 में पेमेंट कर दिया है, सो उसको 23-24 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए लेट पेमेंट के? उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? ओके, फिर नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं जिसमें परचेस हुआ 29 मार्च 2024 को। अब मैं साल के एंड का डेट ले रही हूं ताकि आप यहां से इजीली समझ पाए कि अगर पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है लेकिन विद इन द टाइम लिमिट होता है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। ओके, अगर डेट ऑफ परचेस 29 मार्च 2024 है तो फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेस इट इज 23-24 में ही परचेस किया है। एग्रीमेंट बना था, यस 20 डेज का एग्रीमेंट बनाया था, तो एज पर एमएसएमई हमें 20 डेज में ही पेमेंट करना है। एज पर एमएसएमई मैक्सिमम 45 डेज अलाउड है, राइट? तो यहाँ पे 20 लिया था, ओके नो प्रॉब्लम, तो 20 डेज में पेमेंट करना जरूरी है। अब डेट ऑफ पेमेंट, अगर 29 मार्च को उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है, उन्होंने पेमेंट किया है 7 अप्रैल को, तो नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर द पेमेंट इज 10 डेज, मतलब विद इन 20 डेज पे कर दिया है, यस, इसलिए उसको रिडक्शन 23-24 में मिल जाएगा। ऑल्दो ही हैड मेड पेमेंट ऑन 7 अप्रैल 2024, क्योंकि उसने विद इन टाइम लिमिट पे कर दिया है, ही विल गेट डिडक्शन इन द सेम ईयर इन द 23-24, और उस पर इंटरेस्ट उसको नहीं पे करना होगा, राइट? ओके, चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। फाइन, अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 29 मार्च 2024 को परचेस किया, मतलब इट इज परचेस ऑफ 23-24, तो एग्रीमेंट बना था 20 डेज का, तो 20 डेज में ही पेमेंट होना चाहिए एज पर एमएसएमई, लेकिन उसने पेमेंट किया 27 अप्रैल, मतलब 30 डेज ले लिया, विद इन 20 डेज पेमेंट नहीं किया था, तो क्या उसको इस साल में मतलब 23-24 में डिडक्शन मिलेगा? जी नहीं, लेकिन हाँ 24-25 में डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस साल में तो पेमेंट किया, राइट? तो क्योंकि उसने टाइम लिमिट में पे नहीं किया है, इसलिए उसको नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा, और उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने लेट पेमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव इज 25 मार्च को परचेस किया, 25 मार्च 2024, तो 23-24 का ही परचेस है ये, और एग्रीमेंट बना था 60 डेज का, लेकिन एज पर एमएसएमई मैक्सिमम डेज आर अलाउड फॉर 45, करेक्ट? तो 45 डेज में उसको पेमेंट करना है। एग्रीमेंट, ऑल्दो एग्रीमेंट इज फॉर 60 डेज, ही हैड टू मेक पेमेंट विद इन 45 डेज। ओके, डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट वाज 24 मई 2024, मतलब उसने 60 डेज में पेमेंट किया, 60 डेज लिया, ऑन 60th डेट ही मेड पेमेंट, तो उसने टाइम लिमिट में पे नहीं किया है, क्योंकि एज पर एमएसएमई 45 डेज में पेमेंट करना था, तो उसने टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया है, इसलिए उसको नेक्स्ट ईयर में ही डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ओके, और उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। 45 डेज से ऊपर उसने 15 दिन लिया है ना, तो उस 15 दिन का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दिस विल वर्क, और इसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो एज आई टोल्ड यू कि आरबीआई बैंक जो रेट नोटिफाई करेगी उसका 3 टाइम होगा, और उसका रिडक्शन आपको इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउ होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेस करते हैं तो ये क्लॉज एच आपको ध्यान में रखना है फॉर मेकिंग द पेमेंट्स। ये था बायर्स के लिए। अगर मैं बायर हूं और मैं किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेस करती हूँ तो मुझे ये चीजें कंसिडर करनी है, राइट? लेकिन व्हाट इफ आई एम सेलर और आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ गुड्स हु इज रजिस्टर्ड एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अंडर एमएसएमई एक्ट? तो ऐसे केस में मेरे लिए क्या होगा? मुझे अगर मेरा कोई बायर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस इतना तो कंफर्म है कि इस साल के एंड में मुझे पेमेंट मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पेमेंट वो नहीं करेगा तो उसको वो डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए वो आपको पेमेंट मैक्सिमम ट्राई करेगा कि पेमेंट कर दे। कोई ऐसी बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जिसमें आपको बायर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं करेगा, करेक्ट? तो इस बात की सिक्योरिटी आपको मिल गई है, मतलब सप्लायर्स को जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है उनको इस बात की गारंटी मिल गई है जिस साल में मैंने सेल किया है, मतलब मेरा जिस साल में सप्लाई हुआ है उस साल में मुझे पेमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है
तो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। इन दो चीजों की सिक्योरिटी सेलर्स को मिल गई है। लेकिन मुझे ये एक चीज देखनी थी कि क्या ये इतना बेनिफिशियल होगा सप्लायर्स को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो माइक्रो और स्मॉल छोटे छोटे जो लोग हैं उनको टाइम पे पेमेंट मिल जाए, उनके कोई कैश फ्लो में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये क्लॉज डाला है। लेकिन क्या सच में ये बेनिफिशियल होगा? क्योंकि जैसे कि हमारा एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन लिया था कि 1 अप्रैल 2023 को अगर वो परचेज करता है तो उसके पास पेमेंट के लिए पूरा साल बच जाता है, राइट। अगर मैंने किसी से परचेज किया है 1 अप्रैल 2023 को, तो मेरे पास पेमेंट के लिए पूरा साल है, क्योंकि अगर मुझे डिडक्शन लेना है तो मुझे 31 मार्च 2024 से पहले पेमेंट करना है। तो उसका मतलब मेरे पास पूरा साल है पेमेंट के लिए। तो मुझे तो बहुत लंबा टाइम मिल गया पेमेंट का, राइट। तो पहले तो ये सिचुएशन था कि एक साल का भी पेमेंट टाइम पे नहीं होता था। ऐसे छोटे छोटे लोगों को, ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बहुत परेशानी होती थी कलेक्शन में। लेकिन ये क्लॉज आने से एक बेनिफिट तो ये होगा कि एक गारंटी बन जाएगी कि इस साल में तो उसका पेमेंट आ ही जाएगा, करेक्ट। और दूसरा इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जो चीजें 1 अप्रैल 2023 को परचेस होती है उसके पेमेंट के लिए और सामने वाले को पूरा साल मिल जाता है। ये भी एक सिनेरियो है सोचने वाला। आप इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।